I really do. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास ऑफ इंडियन हिस्ट्री शुरू करते हैं। इसमें हमने 4 क्लासेस अभी तक कर ली हैं और ये 5वीं क्लास है। अगर आपको पिछले सेक्शंस का रिविजन करना हो तो आप यूट्यूब में अवेलेबल हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और आज बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो यूरोपियन कंपनीज हैं उनका अराइवल हुआ है इंडिया में, और ये मेनली ट्रेड पर्पजेस से हुए हैं। अपना प्रॉफिट कमाने के लिए ये लोग इंडिया में आए हैं। इसमें हमने पढ़े थे पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, ये चारों फोर्सेस जो मेन फोर्सेस हैं इनका अराइवल, और यहाँ आने के बाद क्या क्या कंडीशंस चेंज हुई उनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में जाना था। तो आगे अब हम देखते हैं फ्रेंच और ब्रिटिश का जो स्ट्रगल है वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे आगे उसमें कुछ घटनाक्रम होते हैं। तो दिस इज अबाउट पोर्चुगीज, देन डच, देन ब्रिटिशर्स, और कल हमने देखे थे फ्रेंच। तो लास्ट पॉइंट जो कल हमने डिस्कस किया था वो था in 1742 the political desires of French awakened and the clashes between British and French started. The clash is known as Carnatic Wars. तो क्या थी ये Carnatic Wars? इनके बारे में अब हम जानते हैं आज। पहली Carnatic War का टाइम पीरियड है 1740 से लेके 1748 तक, और इसका बैकग्राउंड पहले हम समझ लेते हैं कि ये कार्नेटिक वॉर होने का रीज़न क्या था। तो सो द बैकग्राउंड फॉर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इज, कार्नेटिक वॉर वाज द, सबसे पहले तो आप कार्नेटिक वॉर जो हम कह रहे हैं ये कार्नेटिक है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो कोरोमंडल कोस्ट और उसके हिंटरलैंड का एरिया है आसपास का, कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जो इंडियन कोस्ट है, इस इंडियन कोस्ट में जो कोरोमंडल तट है और उसके आसपास के एरिया को कार्नेटिक कहा गया यूरोपियंस के द्वारा। तो यहां से वर्ड निकला है कार्नेटिक, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कर्नाटक। तो द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप which was caused by Austrian War of Succession. ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच का जो टसल है यूरोप में, ये दोनों यूरोपीय देश हैं और इनमें एक तरफ ब्रिटेन और एक तरफ फ्रांस, दोनों ही दो पावर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से इंडिया में भी इन दोनों पावर्स के बीच स्ट्रगल होगा। इंडिया में इनके बीच स्ट्रगल होने के और भी रीजंस थे, क्योंकि ब्रिटेन भी यहाँ मोनोपोली चाहता था इंडियन रीजन में और फ्रांस भी चाहता था। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन तो इन पे था ही, इसको हवा देने का काम किया जो यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। सक्सेशन मीन्स होता है कि वो विल बी द नेक्स्ट फिलिंग द पोस्ट। कहने का मतलब है कि अगर एक राजा था और उस राजा के बाद या उसकी मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसका जब निर्धारण ठीक से ना हो तो सक्सेशन का स्ट्रगल होता है। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार है। ये इसका बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में कार्नेटिक वॉर सेट हुई है, और उसका जो इमीडिएट कॉज है वो क्या है, वो एक घटना होगी। जो भी इमीडिएट कॉज होगा, कोई एक घटना होगी जो एक बहाना बनेगी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, इन दिस केस कार्नेटिक वॉर को स्टार्ट करने का। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ऑलरेडी स्ट्रगल है, सारी परिस्थितियां मौजूद हैं कि इनके बीच वॉर हो, लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं मिल रहा है कि वॉर शुरू की जाए। तो वो रीज़न बनता है इस तरीके से, जब इंग्लिश नेवी के कैप्टन बर्नेट एक फ्रेंच शिप को सीज कर लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं।
फ्रेंच शिप को वो फ्रांसीसियों को टीज करने के लिए ही कब्जा कर लेते हैं उस पर। दरअसल वॉर की सिचुएशन बनी है, वॉर के लिए बहाना चाहिए। कैप्टन बर्नेट ये काम करते हैं फ्रांसीसी शिप को अपने अंडर लेकर, और वो इस बात को भली भांति जानते थे कि जो फ्रेंच गवर्नर हैं जिनका नाम था जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, ये किसी भी तरह के वॉर के फेवर में नहीं थे। इन्हें ज़रूरत नहीं थी लड़ाई लड़ने की, या ये वॉर नहीं चाहते थे। तब भी जो कैप्टन बर्नेट है इन्हें टीज करते हुए एक शिप को कैप्चर कर लेते हैं, और फिर न चाहते हुए भी फ्रांस को ब्रिटेन के साथ एक वॉर लड़नी पड़ती है। तो इन 1746 व्हेन द फ्रेंच शिप वाज कैप्चर्ड बाय a British Navy captain, Captain Burnett, then France retaliated by seizing Madras with the help of its fleet from Mauritius. तो इसके प्रति उत्तर में फ्रांस मद्रास में जो ब्रिटिश सेटलमेंट्स हैं या फोर्ट हैं उन पर हमला बोल देते हैं। कहाँ से? मॉरिशस से अपनी फ्लीट बुलाकर मद्रास पर कब्जा कर लेता है फ्रांस, और ब्रिटिशर्स को कर देता है आउट। तो यहां से अब वॉर शुरू हो चुकी है। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड इन 1748। 2 साल बाद ये वॉर एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल। इट वाज साइंड। दरअसल ये ट्रीटी साइन होने का रीजन था कि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो कंक्लूड हो गया। यानी कि ऑस्ट्रिया में जो 2 गुट थे, जिनमें से एक गुट को फ्रांस और एक गुट को ब्रिटेन अपना समर्थन दे रहा था, उन दोनों गुटों के बीच समझौता होता है और किसी को राजा बनाने के लिए सहमति हो जाती है। तो वो सहमति के बाद एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसे ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल कहते हैं। इसने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को कंक्लूड किया, और इस ट्रीटी के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी कुछ समझौते हुए। तो इस ट्रीटी के कुछ जो नियम थे उसके तहत मद्रास को वापस कर दिया गया अंग्रेजों को, और फ्रांसीसियों को इसके बदले में अपनी टेरिटरी मिली नॉर्थ अमेरिका में। ग्लोबल लेवल पे ये लोग अपने जो भी इश्यूज हैं उनको सेटल कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में कुछ हिस्सा जो फ्रांस का था उस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था और फ्रांस को यहाँ से आउट कर दिया था, और इंडिया में जो कि मद्रास का इलाका था वहाँ से फ्रांस ने ब्रिटेन को आउट कर दिया था। तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल ब्रिटेन वापस मद्रास और फ्रांस वापस अपने नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी को पा गया। तो इस तरह से पहला कार्नेटिक युद्ध होता है। लेकिन इसमें इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? हम अपनी इतिहास में इन 2 देशों की लड़ाई को क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि वो भारत की धरती पर का भी इसमें यूज हुआ है, सिर्फ इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर कोई और भी वजह हैं जिनकी वजह से हमें इस युद्ध के बारे में जानना चाहिए? तो वो ऐतिहासिक वजह या वो महत्वपूर्ण ये युद्ध क्यों है उसको हम देखेंगे अगले अपने सेगमेंट में। इसकी महत्व क्या है? What is the significance of First Carnatic War? So in First Carnatic War, the Battle of Saint Thome, मद्रास के पास, was fought between French forces and the forces of अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन थे कर्नाटक के नवाब। कर्नाटक के नवाब के अच्छे संबंध थे ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने इनसे मदद मांगी मद्रास जो कि फ्रांसीसियों ने जिस पे कब्जा किया था उसे छुड़ाने के लिए। ब्रिटिशर्स की मदद के लिए नवाब लड़ते हैं फ्रांसीसियों से, और इस लड़ाई में कुछ चीजें समझ में आती हैं दोनों ही देशों को, न सिर्फ फ्रांस को बल्कि ब्रिटेन को भी। दरअसल इस जो ये वॉर है सेंट थोम का, सेंट थोम के वॉर में हालांकि फ्रेंच विजयी हुए थे, लेकिन इसने एक बात को जाहिर कर दिया था कि जो यूरोपियन आर्मी है, जो कि अपने आप में बहुत छोटी आर्मी है कंपैरिजन टू इंडियन
जो भी रूलर या नवाब हैं उनकी आर्मीज से। लेकिन ये डिसिप्लिन्ड आर्मी है, यानी कि ये स्मॉल तो है लेकिन डिसिप्लिन है। और जो इंडियन आर्मी है वो बहुत बड़ी है इन कंपैरिजन टू दोज यूरोपियन आर्मीज, लेकिन उसमें डिसिप्लिन की कमी है, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो इनडिसिप्लिन्ड है। इनडिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि वो रूल तोड़ते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं, दरअसल उनमें डिसिप्लिन का अभाव है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो इसके अभाव में भले ही ज़्यादा बड़ी आर्मी हो, लेकिन एक स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी किसी भी मच लार्जर इनडिसिप्लिन्ड या द आर्मी विच हैव लैक ऑफ डिसिप्लिन उसको हरा सकती है। तो ये सिग्निफिकेंस है कार्नेटिक वॉर का पहला। इसके तहत अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को ये बात ठीक से समझ में आ गई जब उन्होंने भारतीयों से वो युद्ध करते हुए देखा। भले ही इसमें भारतीय अपने लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के लिए युद्ध कर रहे थे और उनकी फोर्सेस फ्रांसीसियों से लड़ाई कर रही थी, लेकिन इसका फ़ायदा फ्रांसीसियों को भी हुआ और ब्रिटिशर्स को भी हुआ। अनवरुद्दीन की सेना से लड़ने के बाद फ्रांसीसियों ने रियलाइज़ किया कि अगर सेना बहुत बड़ी भी हो तब भी एक छोटी डिसिप्लिन्ड आर्मी की मदद से उसे हराया जा सकता है। और यही बात ब्रिटिशर्स की भी समझ में आ गई। हालांकि इसका उन्हें नुकसान हुआ है अभी तात्कालिक रूप से अनवरुद्दीन के हारने का, लेकिन फ्रांसीसियों के हाथों अनवरुद्दीन की हार ब्रिटिशर्स भी देख रहे हैं और उससे वो भी सीख रहे हैं। तो ये है सिग्निफिकेंस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। इससे हमें आने वाले समय के जो ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें या इंटेंशंस हैं जो इन पावर्स की हमारे देश में, उनके बारे में ठीक से और अधिक समझने में मदद मिलेगी। यहाँ तक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हो जाता है। एंड तो कुल मिलाकर हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर स्टार्टेड विद द just a minute. The first Carnatic War started with the struggle in the Europe, which is the Austrian War of Succession. ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ओके, ये यूरोप में है, मध्य यूरोप में, जर्मनी, प्रशा, इन सब के आसपास, और फ्रांस के भी पास में है। तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ने शुरू किया है इंडिया में। It is in Europe. Austrian War in Succession happened in Europe, and its repercussions happened in India as well. So the first Carnatic War started with the Austrian War of Succession, and it ends with the end of Austrian War of Succession. And in that particular incident, Britain and France clashes in India, and they got to know about something. They got to know about the military tactics or the indiscipline of Indian armies. The ruler which governed those areas, उनकी आर्मी कैसे काम करती थी ये उनको पता चला, और इतना सिग्निफिकेंस है पहले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। इसके कुछ समय बाद शुरू होता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। पहला कार्नेटिक वॉर 1740 से 48 1748 पे ख़त्म होता है, और ठीक अगले साल शुरू होता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। और इसका बैकग्राउंड क्या था ये थोड़ा जानना होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। तो द सेकेंड कार्नेटिक वॉर इज बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्ले। ये भाई वही डुप्ले जो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ डिजायर्स तो हैं फ्रांस की शक्ति को भारत में आगे बढ़ाने के। तो द फ्रेंच गवर्नर डुप्ले increased influence, he wants to increase his influence in southern Indian politics। साउदर्न इंडियन पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि जो मेजर कोस्ट रीजन्स हैं इंडिया के वो साउथ इंडिया में ही है। मेजर क्या, लगभग सभी साउथ इंडिया में है। अगर हम बंगाल, उड़ीसा के रीजन कुछ और गुजरात को छोड़ दें तो सारा का सारा साउथ इंडिया में है। डुप्ले को ये समझ में आया कि साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा, इस इन्फ्लुएंस की वजह से ना ट्रेड में आसानी होगी। तो ये बैकग्राउंड है, ये कारण है जिसकी वजह से ये वॉर शुरू होता है। Okay, Ashish Gaonkar is asking who is Anwaruddin. So it is written here, beta. Anwaruddin is the Nawab of Karnataka. कर्नाटक एक रीजन है जो आज की डेट में एक स्टेट है इंडिया का। इस कर्नाटक में नवाब थे,
मुगलों के अधीन पूरा भारत था, मुगलों के अंदर बहुत सारे नवाब होते थे जो अलग अलग रीजन्स को संभालते थे। ओके, आई होप आपको आंसर मिला होगा। हु इज अनवरुद्दीन? जस्ट लाइक इन बंगाल, बंगाल में कुछ नवाब थे, अवध यानी कि यूपी के रीजन में कुछ नवाब थे जो कि जमींदारी एक तरह से संभालते थे उस रीजन की, उस रीजन को प्रोटेक्ट करते थे बाहरी आक्रमणों से, और मुगलों के एम्प्लॉयज थे ये। सो अनवरुद्दीन वन ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक, जिसकी मदद ली ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को हराने के लिए। अगर आपकी समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर यहाँ पर होता है। सेकंड कार्नेटिक वॉर का जो बैकग्राउंड है वो है डुप्ले का साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस बढ़ाने का जो मंशा है, जो उसकी इंटेंशन है, उसकी वजह से। तो उसका फिर इमीडिएट रीजन भी हमें ढूंढना पड़ेगा किस वजह से हुआ। तो द डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन अराइजेज इन 2 टेरिटरीज एट द सेम टाइम। 2 जगह हैं, हैदराबाद एक रियासत है और कार्नेटिक एक रीजन है पूरा कोरोमंडल कोस्ट के आसपास का। इन दोनों जगहों पर अलग अलग तरीके से सक्सेशन के लिए वॉर होता है या फिर डिस्प्यूट होता है। यानी कि एक राजा की मृत्यु हो जाती है हैदराबाद रियासत में और एक राजा की मृत्यु हो जाती है कार्नेटिक रियासत में। इसके बाद अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए 2 दावेदार आ जाते हैं, हैदराबाद में भी और कार्नेटिक रीजन में भी। और अब इन 2 दावेदार और इन 2 दावेदारों को चाहिए अपना अपना हिस्सा। बी को हैदराबाद की रियासत चाहिए और ए को भी हैदराबाद की रियासत चाहिए। एक्स को कार्नेटिक चाहिए पूरा रीजन और वाई को कार्नेटिक पूरा रीजन चाहिए। ये 2 लड़ाइयाँ इंडियन सो कॉल्ड रूलर्स के बीच होगी। यहाँ पर भी एक का पक्ष ले लेगा ब्रिटेन और एक का पक्ष ले लेगा फ्रांस। सेम ईयर यहाँ भी एक का पक्ष ले लेगा ब्रिटेन, एक का पक्ष ले लेगा फ्रांस। और ये इस तरह की जो दोनों ये लड़ाइयाँ हैं ये एक ही समय में हो रही हैं, तो इसकी वजह से होता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर। कार्नेटिक जो रीजन है साउथ इंडिया का वहाँ। तो द डिस्प्यूट ऑफ सक्सेशन अराइजेज इन 2 टेरिटरीज ऑफ हैदराबाद एंड कार्नेटिक। पहला जो हम देखते हैं 1748 से शुरू होता है और निज़ाम उल मुल्क एक व्यक्ति है, ये हैदराबाद जिसने फाउंड किया था, जो किंगडम ऑफ हैदराबाद है उसका इंडिपेंडेंट किंग था, यानी कि मुगलों के अंडर नहीं था। ही इज द किंग ऑफ हैदराबाद। तो निज़ाम उल मुल्क किंग है हैदराबाद का। ओके, आई होप समझ में आया होगा। दूसरी बात देखते हैं, चांदा साहिब हैं उसी साल, जो कि सन इन लॉ थे दोस्त अली के। दोस्त अली कौन है? तो ये नवाब है, यानी कि मुगलों के अंडर है कार्नेटिक रीजन का। हु इज द नवाब ऑफ कार्नेटिक रीजन? तो वो है दोस्त अली। ठीक, फिर से समझते हैं एक बार। जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है उसका रीजन है सक्सेशन की लड़ाई। कहाँ कहाँ? 2 रीजन्स में। कौन कौन से 2 रीजन्स में? एक हैदराबाद में और एक कार्नेटिक में। हैदराबाद में जो लड़ाई होगी वो होगी निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद। निज़ाम उल मुल्क कौन है? जिसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की है, जिसने शुरू की थी हैदराबाद की रियासत। और कार्नेटिक रीजन में चांदा साहिब जो कि दोस्त अली के दामाद थे, इनकी डेथ के बाद कौन बनेगा यहाँ नेक्स्ट किंग, और निज़ाम उल मुल्क की डेथ के बाद कौन बनेगा वहाँ नेक्स्ट किंग। इन 2 डिस्प्यूट्स की वजह से शुरू होता है कार्नेटिक वॉर। तो हम एक एक करके दोनों रीजन्स के बारे में देखते हैं। पहले हम देखते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद में क्या होता है? सेशन ऑफ नसीर जंग द सन ऑफ निज़ाम, निज़ाम उल मुल्क की डेथ हो गई है हैदराबाद में और उनका बेटा नसीर जंग राजगद्दी पर चढ़ गया है। टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद वाज अपोज्ड बाय मुजफ्फर जंग द ग्रैंड सन ऑफ निज़ाम। एक तो ये कहानी यहाँ हो रही है, द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग एंड द इंग्लिश साइडेड विद नसीर जंग। तो कुल मिला के हम क्या समझे? पहले हम हैदराबाद पे फोकस कर रहे हैं। हैदराबाद में जानना चाह रहे हैं कि ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन है किस किस के बीच होता है। तो अगर हम पहले हैदराबाद पे फोकस करें तो हैदराबाद में थे निज़ाम उल मुल्क। निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद को फाउंड किया था और उनकी हो गई थी डेथ। तो आफ्टर द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क नासिर जंग को बना दिया जाता है राजा, क्योंकि वो होते हैं निज़ाम के बेटे। लेकिन
इसका अपोज करते हैं मुजफ्फर जंग। क्यों? क्योंकि ये भी राजा बनना चाहते हैं और ये हैं निज़ाम के ग्रैंड सन। तो ये नासिर जंग के बेटे नहीं है, ये नासिर जंग के भाई के बेटे। तो निज़ाम की डेथ के बाद उनके बेटे और उनके पोते के बीच लड़ाई होगी कि कौन बनेगा राजा या किंग। ये कहानी है हैदराबाद की। इसमें अब एक खास बात देखिए, इसमें नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा है ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। दो साइड आप समझ गए किस किस को किस किस ने चूज किया है। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, और इनके बीच नासिर जंग है ब्रिटेन के सपोर्ट में और मुजफ्फर जंग है फ्रेंच सपोर्ट से। ओके, ये थी हैदराबाद की अभी तक की कहानी। हैदराबाद में ये रीजन है लड़ाई के। अब हम देखते हैं कार्नेटिक रीजन में क्या होता है। तो कार्नेटिक रीजन में नवाब ऑफ कर्नाटका जो थे अनवरुद्दीन, उनको बनाया जाता है कार्नेटिक रीजन का नया नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन का नवाब बनाया जाना, इसका अपोज करते हैं चांदा साहिब। चांदा साहिब को क्या था कि मराठाओं ने कैप्चर किया था और कुछ समय बाद उन्हें रिलीज किया, यानी कि उन्हें जेल से बाहर, बंदी गृह से बाहर निकाल दिया और खुला, मतलब वो आज़ाद हैं। तो अभी वापस आ रहे हैं कहाँ? कार्नेटिक रीजन में। कार्नेटिक रीजन में नवाब बन के बैठ चुके हैं अभी अभी अनवरुद्दीन, और इन्हें ये पसंद नहीं आता है। तो चांदा साहब इनका विरोध करते हैं कि आप नवाब नहीं बनेंगे, मुझे नवाब बनाइए। तो इसमें फिर दोनों ही फोर्सेस, ब्रिटेन और फ्रांस, अपना अपना साइड चूज करेंगी। हियर फ्रेंच फेवर्ड चांदा साहिब, इनको फ्रांस फेवर कर रहा है, और अनवरुद्दीन को, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, ब्रिटिशर्स से उनके अच्छे संबंध थे, तो ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है अनवरुद्दीन का। ये है सेकेंड कार्नेटिक वॉर का पूरा बैकग्राउंड। और अब ये जो लड़ाई है उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में, और चांदा साहिब और अनवरुद्दीन कार्नेटिक रीजन में। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है ये हमने देख लिया है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सी लड़ाइयाँ इसमें लड़ी गई। 1749 में पहले होता है बैटल ऑफ अंबूर। अंबूर एक जगह है जो कि वेल्लोर, आज की डेट में जहाँ वेल्लोर है तमिलनाडु में, उसके पास एक गांव है अंबूर, वहाँ होती है एक लड़ाई। लड़ाई में क्या होता है देखिए। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चांदा साहिब एंड फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है चांदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच के द्वारा। चांदा साहिब हैं कार्नेटिक रीजन से दावेदार, मुजफ्फर जंग हैं अनवरुद्दीन के ठीक प्रतिद्वंदी हैदराबाद में, और फ्रांसीसियों ने इन दोनों का सपोर्ट किया है। तो ये तीनों मिलके लड़ते हैं अनवरुद्दीन के खिलाफ और उनको मार देते हैं। ये तो हो गया। मुजफ्फर जंग बिकेम द सूबेदार ऑफ डेक्कन। फिर मुजफ्फर जंग, जो कि अनवरुद्दीन को हटाकर खुद बनना चाहते थे, उनको उनकी मंशा पूरी होती है और वो डेक्कन जो रीजन है पूरा, इंडियन कोस्ट लाइन है उससे ऊपर, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू आता है, इस रीजन के बन जाते हैं सूबेदार। कौन? मुजफ्फर जंग, क्योंकि उन्होंने अनवरुद्दीन को मार दिया है। एंड डुप्ले वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ द मुगल टेरिटरीज इन रिवर कृष्णा। डुप्ले जो कि फ्रेंच है, तो आपने इसका फर्स्ट बैकग्राउंड रीजन देखा था। सेकंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड है द सेकंड कार्नेटिक वॉर बेस्ड ऑन द डिजायर ऑफ फ्रेंच गवर्नर डुप्ले टू इंक्रीज फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन साउदर्न इंडियन पॉलिटिक्स। डुप्ले की मंशा है और इधर साइड चूज कर ली है। आपने देखा हैदराबाद में कौन कौन दो पक्ष थे और दोनों पक्षों में किसका सपोर्ट ब्रिटेन ने किया, किसका फ्रांस ने किया। कार्नेटिक में किसका सपोर्ट ब्रिटेन ने किया, किसका फ्रांस ने किया। और इसके बाद अनवरुद्दीन, जिनका सपोर्ट ब्रिटेन कर रहे थे, उनकी डेथ होती है, और जो फ्रांसीसी सपोर्ट से मुजफ्फर जंग थे वो सूबेदार बन जाते डेक्कन के। बदले में डुप्ले जो कि गवर्नर है, उनको बना दिया जाता है गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज, जो पड़ती हैं कृष्णा नदी के साउथ में, यानी कि वही कोस्टल रीजन।
ये इंडिया और इधर कृष्णा नदी और इसके साउथ का रीजन पूरा डुप्ले ने ले लिया है। 1751 में अब ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं रहने वाले थे, उनके सपोर्टर की डेथ हुई है, अब वो गेम में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, तो अब कुछ नया करेंगे। ब्रिटिश एजेंट रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड एंड कैप्चर्ड आरकाट। आरकाट थी कर्नाटक की कैपिटल, जो कि लगती है मैसूर के पास। ये भारत, ये मैसूर रियासत और आरकाट यहाँ कहीं। इसको कैप्चर कर लिया है ब्रिटिशर्स ने अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। आपने देखा रॉबर्ट क्लाइव इससे पहले डचों को भी हरा चुके हैं। पीछे की स्लाइड्स में हमने चेक किया था, देखा था। ये रहे डच, इनका अराइवल होता है और डचेस को बैटल ऑफ बाइडेरा में हराने वाला कौन है, मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले समय में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें हराया और यहाँ भी रॉबर्ट क्लाइव का ही रोल आपको देखने को मिलेगा सेकेंड कार्नेटिक वॉर में। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में जब ब्रिटेन पिछड़ने लगा तो 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आरकाट पे कब्जा कर लिया, जो कि कार्नेटिक रीजन की कैपिटल थी। मैसूर इसका पड़ोसी राज्य, ये रहा, ये है दिस इज आरकाट एंड दिस इज मैसूर। मैसूर, तंजौर एंड द मराठा चीफ मुरारी राव, मराठा चीफ मुरारी राव, तंजौर की रियासत और मैसूर केम टू द एड ऑफ ट्रिचोनोपोली एंड ऑफ क्लाइव एंड स्ट्रिंगर लॉरेंस। दरअसल अब इस रीजन को आपको थोड़ा इसकी जोग्राफी समझनी पड़ेगी कि ये किस तरह का, कहाँ की बात कर रहे हैं और ये कौन कौन लोग हैं। तो जो भी ये कार्नेटिक रीजन है, हमने यहाँ तक तो देखा कि आरकाट पे कब्जा कर लिया है रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि ब्रिटेन ने। और ये जो आरकाट रीजन है ये लगता है मैसूर के पास। मैसूर के पास जब ये रीजन लगता है और ये कार्नेटिक की राजधानी है, और अंग्रेजों ने जब यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है आफ्टर द किलिंग ऑफ अनवरुद्दीन, तब जाके अंग्रेजों को चाहिए कुछ मदद लोकल अपने राजाओं से। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स मैसूर रियासत, तंजौर की रियासत और मराठा रियासत, ये तीनों ही रियासत को, जो कि पड़ती हैं इस तरीके से, ये मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि भारत का निचला कोस्टल एरिया है। यहाँ कहीं पर आरकाट है, यहाँ कहीं पर मैसूर है और यहाँ कहीं पर है तंजौर, और ये है मराठा एम्पायर। ये सब मिलके ब्रिटेन को यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे। मराठा, मैसूर, आरकाट, तंजौर, 1 2 3 सब मिलके इस रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुके हैं, मदद करने आ चुके हैं क्लाइव और स्ट्रिंगर लॉरेंस की, जो दोनों कमांडर हैं, मिलिट्री कमांडर ब्रिटेन की फोर्स के। और इन 1752 मोहम्मद अली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। मोहम्मद अली वॉज एग्जीक्यूटेड बाय चांदा साहिब। चांदा साहिब क्या है, जिन्होंने अनवरुद्दीन को किल किया। अनवरुद्दीन के अगले जो उत्तराधिकारी हैं वो है मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली ने एग्जीक्यूट कर दिया है चांदा साहिब को। तो अपने पिता की मौत का बदला लेते हैं चांदा साहिब से। ये अब फ्रेंच बैकफुट पे जाएंगे। यहाँ पर अनवरुद्दीन की डेथ के बाद ब्रिटिश बैकफुट पे गए थे। 1754 आते आते फ्रेंच अथॉरिटी डुप्ले की इस तरह की पॉलिसीज से परेशान हो जाती है और उसे रिकॉल यानी कि वापस बुलाने का काम कर लेती है, क्योंकि इतने 2 कार्नेटिक वॉर लड़ने पर फ्रेंच जो कंपनी है उसको बहुत घाटा होता है। किसी भी वॉर को लड़ने पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारी डेथ्स होती हैं। इस वजह से कोई भी वॉर प्रॉफिटेबल तो बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, वॉर के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आपको कुछ प्रॉफिट्स दे सकते हैं, लेकिन फ्रेंच कंपनी की अभी वैसे ही हालत ख़राब थी। उसको इंडिया में उतने रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे जितने कि ब्रिटिशर्स को मिले हुए थे, उतने राइट्स नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स के पास थे। इसलिए डुप्ले की ये पॉलिसी, जिसमें लंबे समय तक युद्ध करते रहना है, उससे फ्रेंच अथॉरिटी परेशान हुई और उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले को वापस बुलाने के बाद उन्होंने गॉर्डेह्यू को भेजा है डुप्ले के बदले। तो ही बिकेम द नेक्स्ट फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया। गॉर्डेह्यू आते ही
अपनी पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि वो सुलह करके, यानी कि जिस तरीके से युद्ध ना करना पड़े ऐसी कुछ नीति लगाकर उस पर काम करना शुरू कर देता है। और वो सबसे पहले नेगोशिएट करता है ब्रिटिशर्स के साथ और उनके साथ एक ट्रीटी कर लेता है, जिसके तहत ब्रिटेन भी, यानी कि इंग्लिश भी और फ्रेंच भी, दोनों एग्री कर लेते हैं कि वे इंटरफेयर नहीं करेंगे जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही है इस तरह की, इसमें जो कि कर्नाटक और हैदराबाद रीजन में दो गुट बन गए थे, उनमें दोनों गुटों को अलग अलग ब्रिटेन और फ्रांस ने समर्थन दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस भी आपस में युद्ध में लड़ गए थे इंडिया के अंदर। और इससे जो घाटा है उस घाटे की भरपाई दोनों को थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने फैसला किया कि वो इस तरह के नेटिव जो भी प्रिंसेस हैं उनकी लड़ाइयों में हिस्सा लेकर अपना नुकसान नहीं कराएंगे। ये था सेकेंड कर्नाटिक वॉर अभी तक। इसके बाद सेकेंड कर्नाटिक वॉर को एंड करते हैं। ऑल्सो ईच पार्टी वॉज लेफ्ट इन पोजिशन ऑफ द टेरिटरीज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई देम एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी। तो जिस समय ये संधि साइन की गई है तब इनके बाद जो जो क्षेत्र एक दूसरे के हैं वो इन्हीं के पास रहेंगे। यानी कि अगर ब्रिटेन ने किसी फ्रांसीसी हिस्से पे कब्जा कर लिया हो या फ्रांस ने किसी ब्रिटिश इलाके पे कब्जा कर लिया हो तो ये अब एज इट इज रहेंगे, यानी कि अब यहाँ से ब्रिटिश हट के फ्रांस ही रहेंगे और यहाँ फ्रांसीसी हट के ब्रिटिश ही रहेंगे। तो जो सिचुएशन बन गई, ये ट्रीटी ने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, ब्रिटेन और फ्रांस नहीं लड़ेंगे किसी भी वॉर ऑफ सक्सेशन में जो भारत में होगी। तीसरी बात है जो हिस्टोरियन कहते हैं, द फियर ऑफ सीरियस रिपरकशंस इन अमेरिका prompted the French to suspend hostilities in India। दरअसल क्या हुआ था आप ये देखिए, ये है 1754 का टाइम। 1754 में भारत से बाहर अमेरिका में भी अंग्रेज़ों की कॉलोनीज हैं। जिस तरह से ब्रिटेन का अधिकार है इंडिया पे, उसी तरह से ब्रिटेन का अधिकार था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसे हम आज कहते हैं उस जगह पर। तो वहाँ ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, और इस आज़ादी की लड़ाई में फ्रांस सपोर्ट कर रहा था अमेरिका का। अमेरिका जो कि अभी गुलाम है किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा किया है और फ्रांस इसकी मदद कर रहा है आज़ाद होने में, लेकिन इस मदद के एवज में फ्रांस को बहुत सारे खतरे उठाने पड़ रहे हैं। दरअसल फ्रांस की इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। फ्रांस के खुद के अपने जो रिसोर्सेज हैं अपने देश में वो कम पड़ रहे हैं, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, लोगों में काफ़ी सारा तनाव पैदा हो रहा है, अनरेस्ट पैदा हो रहा है। तो ये कंडीशन ज़्यादा समय तक ना बनी रहे, इसलिए फ्रांस ने चाहा कि वो सभी जगह से अपने हाथ खींच लेगा और पहले अपनी इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहेगा। इसी क्रम में उसने ब्रिटेन के साथ कुछ संधियां कर ली, और ये डर उन्हें था कि अगर अमेरिका में जो वो काम कर रहे हैं वो भारत में भी कहीं उसके असर ना हो और उन्हें दोबारा फिर कुछ खतरे न उठाने पड़े, दोबारा युद्ध न करना पड़े। इससे बचने के लिए इन्होंने अपना ट्रीटी करना ठीक समझा, संधि करना ठीक समझा। और वहीं ब्रिटेन के क्या रीज़न थे हम फ्रेंच से ट्रीटी करने के? तो ये थे कि ब्रिटेन अभी पावरफुल तो थे, ये फ्रांसीसियों से ठीक ठाक पावरफुल थे ज़्यादा, लेकिन ये इंडिया में अभी अपनी पकड़ बना रहे थे और इनके इस काम में अड़ंगा लगता था जब ये बीच बीच में फ्रांसीसियों से लड़ने के लिए इंगेज हो जाते थे। तो ये नहीं चाहते थे कि अभी वो फ्रांसीसी से लड़ें, अभी उन्हें बस इंडिया में अपने एरियाज़ को एक्सपेंड करना था। बंगाल में उन्हें कुछ अधिकार मिले हुए थे, हैदराबाद में उन्हें कुछ अधिकार मिले हुए थे, सूरत में उन्हें कुछ अधिकार मिले हुए थे जो हमने कल की क्लास में देखे। तो उससे बचने के लिए ब्रिटेन ने भी ठीक समझा कि अभी आपस में ट्रीटी कर लेना ठीक रहेगा, और इस ट्रीटी को करने के दोनों देशों के रीज़न हमने समझ लिए हैं। इस तरीके से सेकेंड कार्नेटिक वॉर का एंड होता है। जो हैदराबाद का रीजन है वहाँ मुजफ्फर जंग को सूबेदार बना दिया जाता है, और जो कर्नाटक का रीजन है वहाँ चांदा साहिब पहले अनवरुद्दीन को मारकर बनते हैं, और चांदा साहिब के बाद अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली ये बनता है यहाँ का नवाब। तो इस तरह से दूसरा कर्नाटक वॉर एंड होता है। इसमें बहुत सारी घटनाएं आपस में हुई हैं, बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हुए हैं,
तो मैं चाहता हूँ कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस बारे में नोट्स में आप दोबारा इसे बार बार पढ़ सकते हैं, और इससे आपको मदद मिलेगी चीज़ों को समझने की, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ होने की वजह से और पहली बार उन्हें जानने की वजह से मैं एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती। सेकेंड कार्नेटिक वॉर ये रहा इसका बैकग्राउंड, ये रहे इसके इमीडिएट रीजन्स, ये लिखित में हमने सब बातें लिखी हुई हैं, और ये रहे इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं, इस तरीके से कार्नेटिक वॉर ने अपना शेप लिया। और लास्ट में हम देखते हैं कि क्या हुआ इसका अंत कार्नेटिक वॉर का। जैसे पहले कार्नेटिक वॉर से हम ब्रिटिशर्स ने भी और फ्रांसीसियों ने भी सीखा था, बड़ी आर्मी अगर इनडिसिप्लिन्ड होगी तो वो किसी छोटी आर्मी जो मच डिसिप्लिन्ड है उससे ज़्यादा वो हरा सकती है। ये था पहले कार्नेटिक वॉर की शिक्षा। दूसरे कार्नेटिक वॉर से क्या शिक्षा मिलती है? दूसरे कार्नेटिक वॉर से ये समझ में आया, इट बिकेम एविडेंट that the contendence of Indian authority was no longer necessary for European success. भारतीय राजाओं की सहमति जरूरी नहीं है यूरोपियन को यहाँ पर इंडिया में सक्सेस पाने के लिए। Rather, Indian authority itself was becoming dependent on यूरोपियन सपोर्ट। तो यूरोपियन की समझ में ये आ गया था कि भारत में अगर उन्हें अपना पकड़ बनानी है तो उन्हें यहाँ के राजाओं की चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल यहाँ के राजा आपस में ही लड़ते रहते हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो एक अच्छा मौका दे देते हैं किसी भी बाहरी ताकत को बीच में आकर अपनी पकड़ मजबूत करने का। तो ये राजा खुद ब खुद डिपेंडेंट है यूरोपियंस पे अभी ये जो सिचुएशन है, और ये यूरोपियन की मदद से अपना राज वापस चाहते हैं, या जिस भी दूसरे राजा से इनकी लड़ाई है उसे हराना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ समझ में आ गई यूरोपियन पावर्स के, और अब वो इस अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को डिज़ाइन करेंगे, इस अकॉर्डिंग वो अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे कि कैसे वो भारत पे कब्जा करें। ओके, और फॉर द कंक्लूजन कि क्या हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन, उसके बारे में एक स्टेटमेंट है कि मोहम्मद अली इन द कार्नेटिक एंड सलाबत जंग इन हैदराबाद बिकेम क्लाइंट्स ऑफ यूरोपियंस। मोहम्मद अली अंग्रेजों के और सलाबत जंग फ्रांसीसियों के पे निर्भर होने लगे। कार्नेटिक रीजन में मोहम्मद अली जिन्होंने चांदा साहब को मारा, और सलाबत जंग आफ्टर द डेथ ऑफ नासिर जंग ही बिकेम द किंग ऑफ हैदराबाद। तो इतनी सारी बातें थी आज की फर्स्ट और सेकंड कार्नेटिक वॉर के बारे में। आई होप आपको ये क्लास थोड़ी रोचक लगी होगी, क्योंकि इसमें कुछ युद्धों के विवरण है, और आगे हम थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में भी जानेंगे, बट उसके लिए आपको कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर कल हम इससे आगे अपना इतिहास की कहानी को शुरू करेंगे। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस प्रोग्राम, और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड बाय बाय।